हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ई इंग्लिश लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पोयम रॉबर्ट ब्राउनिंग की माय लास्ट डचेस। देखिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में देखते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग बॉर्न हुए थे मई 7 1812 में और इनकी डेथ हुई थी 12 दिसंबर 1889 में। ब्रिटिश पोइट थे फेमस। इन्होंने बहुत सारे ड्रामास भी लिखे हैं और बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक फॉर्म में पोइट्रीज भी लिखी है। ये अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए फेमस है। आगे हम पढ़ेंगे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। देखिए, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है उनके फेमस वर्क्स हैं जैसे कि फोर्फियाज लवर है, द लेबोरेटरी है, द लास्ट डचेस है, लिपोलिपि, फ्रा लिपोलिपि, द पैट्रियट, द पाइट पाइपर ऑफ हेमलिन। इस तरह के काफ़ी इनके वर्क्स हैं फेमस। और जो इनकी थीम्स होती है वर्क की, मेन होती है मोरलिटी होती है, प्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है, आर्ट एंड ब्यूटी है, रिलीजन है, इविल वायलेंस है। तो इस तरीके की इनकी थीम्स होती है वर्क की, जो हमें इसमें भी पोएम में भी देखने को मिलेगी। अब देखिए, जो माय लास्ट डचेस पोएम है वो क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। रॉबर्ट ब्राउनिंग फेमस है ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखने में, ठीक है। और ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग देखिए, जिसमें स्पीकर जो होता है केवल एक पर्सन होता है, उसके सारे डायलॉग्स होते हैं, ठीक है। जबकि लिसनर जो होता है, जो सुनने वाला व्यक्ति होता है, उसके एक भी डायलॉग नहीं होते, वो बिल्कुल साइलेंट लिसनर होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, स्पीच बाय ओनली वन पर्सन, जबकि लिसनर रिमेन्स साइलेंट। ओके, तो ये होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। जब हम इस पोएम को आगे पढ़ेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, ठीक है। ये पोएम भी क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग ही है जिसमें एक पर्सन के डायलॉग है पूरी पोएम में। अब देखिए, इस पोएम का बैकग्राउंड देख लेते हैं हम कि क्या सेटिंग है इस पोएम की। तो यहाँ पे देखेंगे हम, ड्यूक ऑफ फरेरा है, ठीक है। ड्यूक ऑफ फरेरा है, उसके पास कौन आता है, एक मैसेंजर आता है। कहाँ का, पड़ोसी राज्य का एक मैसेंजर आता है। मतलब पड़ोसी राज्य का जो एक राजा है, किंग है, उसने अपने मैसेंजर को किसके पास भेजा है, ड्यूक ऑफ फरेरा के पास। किस उद्देश्य से? उसका उद्देश्य ये है कि जिससे उसकी बेटी की जो शादी है वो ड्यूक ऑफ फरेरा से हो जाए। पड़ोसी राज्य की राजा की बेटी की शादी ड्यूक ऑफ फरेरा से हो जाए, ठीक है। अब क्या होती है, दोनों में बातचीत होती है, ठीक है। अब ड्यूक ऑफ फरेरा क्या करता है, उस मैसेंजर को कहाँ ले जाता है, अपनी आर्ट गैलरी में ले जाता है। उसके महल में एक आर्ट गैलरी होती है, वहाँ उसे ले जाता है जहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, आर्टिस्टिक थिंग्स हैं, वो रखी होती है। उसे वहाँ पे वो ले जाता है। अब जैसे वहाँ पे वो आर्ट गैलरी में दोनों जाते हैं तो ड्यूक ऑफ फरेरा जो है वो एक पेंटिंग के बारे में बोलना शुरू करता है, ठीक है। और यहीं से जो हमारी पोएम है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। अब हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे कि ड्यूक ऑफ फरेरा उस पेंटिंग के बारे में मैसेंजर से क्या बोलता है, उसको कैसे एक्सप्लेन करता है। अब देखिए, यहाँ से ड्यूक ऑफ फरेरा जो है वो बोलना स्टार्ट करता है, दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। कि वो पॉइंट करता है कि ये देखो, मेरी जो रानी थी जो कि मर चुकी है, उसकी क्या है, पोर्ट्रेट है, इस दीवार पर बनी हुई है, क्या इसकी तस्वीर बनी हुई है। वो मैसेंजर को बताता है पॉइंट करके। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, ऐसा लग रहा है जैसे कि मान लो वो जीवित हो, मतलब आज जिंदा हो। उस पोर्ट्रेट को देखे ऐसा लग रहा है। आई कॉल दैट अ पीस ऑफ वंडर नाउ, कि अब इतनी खूबसूरत तरीके से वो बनाई गई है वो पोर्ट्रेट, वो पेंटिंग, कि ऐसा लग रहा है कि मुझे एक अजूबा लगता है वो देखकर, ठीक है। हर किसी को एक अजूबा लगता है वो देखकर। फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड्स वर्क बिजली अ डे। फ्रा पेंडोल्फ, पेंडोल्फ कौन है, एक तपस्वी है, एक मॉन्क, एक साधु है, जिसने क्या किया है, उस पोर्ट्रेट को बनाया है, ठीक है। कि फ्रा पेंडोल्फ ने पूरा एक दिन क्या करके, पूरे दिन काम करके इसको पोर्ट्रेट को बनाया है। एंड देयर शी स्टैंड्स, और यहाँ वो खड़ी है। देयर शी स्टैंड्स यूज़ किया गया है बिकॉज वो जो पोर्ट्रेट है वो उस रानी का ऊपर से नीचे तक का पोर्ट्रेट बनाया गया है, हाफ नहीं है, ओके। विलन प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। अब ड्यूक ऑफ फरेरा मैसेंजर को बोलता है, रिक्वेस्टफुली बोलता है कि आप यहाँ बैठो और इसको देखो, मतलब इसको देखोगे नहीं यहाँ बैठकर, ठीक है। वो बोलता है रिक्वेस्टफुली, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि वो उसे ऑर्डर दे रहा हो। आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिज़ाइन। अब ड्यूक ऑफ फरेरा बोलता है कि
मैंने फ्रा पेंडोल्फ का नाम लिया है क्योंकि इसके पीछे भी क्या है, एक उद्देश्य है मेरा। फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस, कि तुम्हारे जैसे ही कई अजनबी हैं जिन्हें मतलब जैसे तुम अजनबी हो, तुम नहीं जानते, उसी तरीके से काफ़ी लोग हैं जो कि इस पिक्चर को देखकर क्या करते हैं, मतलब उनके मन में ये आता है कि दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस, दैट डेप्थ पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस, कि किस तरीके से जो पोर्ट्रेट आर्टिस्ट है जिसने बनाया है उसको, तो किस तरीके से काउंटेनेंस बोल सकते हैं, इस तरह से फेशियल एक्सप्रेशंस, ओके, और किस तरह से इंटेंस मतलब बहुत इंटेंसफुली जो इमोशंस है, फीलिंग्स है रानी के, वो इस पोर्ट्रेट में उतार दिए हैं। कितने डीप एक्सप्रेशंस दिए हैं, मतलब अर्नेस्ट ग्लेंस, कि मतलब एक झलक में ही उसने किस तरीके से उसके इमोशंस को, उसके बिल्कुल इंटेंस तरीके से उसमें पोर्ट्रेट में डाल दिया है इमोशंस को, कि कैसे। बट टू माई सेल्फ दे टर्न, ठीक है, हालांकि उनके मन में ये चलता है उस पोर्ट्रेट को देख के, हर स्ट्रेंजर के मन में, बट टू माई सेल्फ दे टर्न सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई, लेकिन सब मेरी तरफ क्या करते हैं, मुड़ जाते हैं, देखने लग जाते हैं, क्योंकि क्या है, मैं ही क्या कर सकता हूँ, ये जो पर्दा है उसको ड्रॉ कर सकता हूँ, मतलब हटा सकता हूँ इस पोर्ट्रेट पे से। एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी इफ दे डस्ट हाउ सच अ ग्लैंस केम देयर, एंड इट सीम्ड, मतलब ऐसा मुझे प्रतीत होता है, लगता है कि वो मुझसे ऐसा पूछेंगे कि भाई किस कैसे कि जो फ्रा पेंडोल्फ है या फिर जो आर्टिस्ट है उसने एक झलक में इतनी इंटेंसफुली जो इमोशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं रानी के, वो एक झलक में ही क्या कर दिया, इस पोर्ट्रेट में डाल दिया है। ऐसा लगता है कि वो मुझसे पूछेंगे, इफ़ द डस्ट, डस्ट मतलब डेयर, लेकिन उनमें इतना साहस ही नहीं होता है। हाउ सच ए ग्लैंस केम देयर, कि एक झलक में इतना सब कुछ कैसे आ गया। सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दिस, इसलिए तुम ही वो ऐसे इंसान नहीं हो जो ये सब सोच रहे हो और ऐसा मुझसे पूछोगे। नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली कॉल दैट स्पॉट ऑफ जॉय इन टू डचेस चीक। अब देखिए ड्यूक ऑफ फरेरा जो है मैसेंजर से कहता है कि सर इट वॉज नॉट, कि ऐसा नहीं है कि जो आप देख रहे हैं कि डचेस जो है उसकी चीक पे, रानी जो है उसकी चीक पे बहुत ब्लश है, खुशी है, तो वो किसकी प्रेजेंस से है, वो मेरी प्रेजेंस से है, मतलब उसके हस्बैंड की प्रेजेंस से है। नहीं, ऐसा नहीं है। परहैप्स फ्रा पेंडोल्फ चांस टू से, हो सकता है कि जो फ्रा पेंडोल्फ जो उसकी पोर्ट्रेट बना रहा था तो उसने कुछ कॉम्प्लीमेंट दे दिया हो या कुछ कह दिया हो, जैसे कि हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच, कि जैसे कि जो उसका शॉल है वो जो रानी है उसकी कलाई तक बहुत ज़्यादा आगे आ रहा हो, और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ ब्लश दैट डाइज अलोंग अ थ्रोट, और या फिर फ्रा पेंडोल्फ ने ये कॉम्प्लीमेंट दे दिया हो कि जो उसके ऊपर जो गालों के ऊपर जो ब्लश आ रहा है, उसके गले की जो लालिमा है, उसके गालों की जो लालिमा है, उसको मेरे पेंटिंग के कलर्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरी पेंटिंग के जो कलर्स हैं वो भी क्या है, फीके हैं उनकी ओरिजिनल ब्लश के आगे। तो इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स दे दिए हों जिससे क्या क्या हो गया हो, रानी के चेहरे पर एक खुशी आ गई हो, एक जॉय आ गया हो। सच स्टफ वॉज कर्टसी शी थॉट एंड कॉज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, कि ऐसी चीज़ें, सच स्टफ मीन्स ऐसी चीज़ें, वॉज कर्टसी उसके लिए बहुत मायने रखती थी, बहुत अच्छा लगता था उसको। शी थॉट एंड कॉज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, और ये सब चीज़ें पर्याप्त थी उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए, उस पर एक ब्लश लाने के लिए। शी हैड हार्ट, उसके पास एक ऐसा हृदय वाली लेडी थी, वो ऐसा हृदय था, हाउ शैल आई से, कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, टू सून मेड ग्लैड, कि बहुत जल्दी खुश हो जाया करती थी, टू ईजली इम्प्रेस, बहुत जल्दी क्या होती थी, इम्प्रेस हो जाया करती थी, प्रभावित हो जाया करती थी किसी से। शी लाइक वॉट एवर शी लुकड अपॉन, कि जिसकी तरफ वो देखती थी वो उसे पसंद करने लग जाती थी, एंड द लुक्स वेंट एवरीवेयर, उसकी जो नज़रें हैं वो हर किसी पर जाती थी, उसके लिए सब जो है वो एक समान था, कोई किसी में भी वो भेदभाव नहीं करती थी, सब हर कोई जो है वो उसके लिए एक समान था, जो भी उसे अच्छा लगता था, वो जो उसकी नज़रों को भा जाता था वो उसे अच्छा लगता था, उससे। देखिए आगे क्या बोलता है, सर इट वॉज ऑल वन, कि सर ड्यूक ऑफ फरेरा बोलता है मैसेंजर को कि उसके लिए सभी एक है, एक थे। माई फेवर एट अ ब्रेस्ट, चाहे वो क्या हो, माई फेवर एट अ ब्रेस्ट मतलब मेरे द्वारा दिया गया कीमती हार जो वो अपनी छाती पे या ब्रेस्ट पर जो है वो पहना करती थी। द ड्रूपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, या फिर जो पश्चिम में डूबता हुआ सूरज हो, मतलब दोनों उसके लिए बराबर थे। द बो ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूल, या कोई मूर्ख व्यक्ति उसको क्या कर दे,
ब्रोक इन द ऑर्चर्ड ऑफ फॉर हर, कि बगीचे में से चेरी का फ्लावर लाके तोड़कर उसको दे दे। द वाइट म्यूल शी रोड विद राउंड द टेरेस, या फिर वो क्या करती थी, जो महल के किनारों पर जो ऑर्चर्ड की जो खच्चर था उसकी सवारी क्या करती थी, वाइट खच्चर की सवारी किया करती थी। मतलब चाहे वो कोई फूल दे दे या फिर खच्चर की सवारी करना, दोनों उसके लिए बराबर था। ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर लाइक द अप्रूविंग स्पीच और ब्लश एटलीस्ट, कि सब चीज़ें थी उसके लिए, सब एक समान थी, सबके लिए वो प्रशंसा करती थी, सबके लिए अप्रिशिएट करती थी सब चीज़ को, और ब्लश या फिर शर्मा जाया करती थी। शी थैंक मैन गुड बट थैंक, कि वो हर किसी इंसान की, हर किसी आदमी की क्या करती थी, तारीफ़ करती थी, मतलब उसको थैंक यू बोलती थी। ठीक है, अच्छी बात है, राजा बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि वो थैंक यू बोलती थी। एंड थैंक्स समहाउ आई नॉट नो एज इफ शी रैंक माई गिफ्ट 900 years old नेम विद एनीबडीज गिफ्ट, लेकिन वो मुझे भी इस तरीके से थैंक यू बोलती थी जैसे और आदमियों को बोला करती थी। एज इफ़ शी रैंक, जैसे कि उसने मेरे द्वारा जो प्राचीन मतलब 900 साल पुराना दिया गया जो गिफ्ट है, जो मैंने उसको शादी करके 900 साल पुराना गिफ्ट दिया है, मेरी फैमिली का नाम दिया है, क्या उसको और जो और आदमी द्वारा जो छोटे मोटे गिफ्ट दिए जाते थे उन सबको वो बराबर लेती थी और उनको वैसे ही थैंक्स करती थी जैसे मुझे करती थी, मतलब हम सबको एक जैसा नापती थी। Who had stooped to blame this sort of trifling, कि कौन जो है अब उसके आगे झुकता ये बताने के लिए कि जो कर रही है वो गलत कर रही है। दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिपलिंग, मतलब इस छोटी सी तुच्छ सी बात को बताने के लिए, क्योंकि मैं इस तुच्छ सी बात को बताने के लिए उसके आगे नहीं झुकता। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच विच आई हैव नॉट, अब राजा बोलता है कि क्या पता अगर तुम में वो स्किल होती, मतलब तुम में वो अगर कुशलता होती कि तुम बोल पाते रानी को, जो मैं कभी नहीं बोल पाया क्योंकि मुझ में इतनी स्किल नहीं थी कि मैं कैसे बोलूँ। टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एंड वन, कि क्या पता अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम रानी को बता पाते कि भाई मुझे जो है, तुम भी रानी को कह देते कि मुझे ये सब चीज़ें जो है वो पसंद नहीं आती। जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्कस मी, कि ये चीज़ें क्या कर रही है, मुझे तुम्हारे अंदर जो ये चीज़ें हैं वो मुझे परेशान कर रही है। हियर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क, कि यहाँ पे क्या है, जो तुम हर किसी इंसान को एक बराबर रख रही हो या एक बराबर नाप रही हो, तो ये चीज़ मुझे जो है बिल्कुल पसंद नहीं आती। मुझ में तो ये स्किल बोलने की नहीं थी लेकिन क्या पता अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम उस रानी को बोल। देखिए, अब जो ड्यूक ऑफ फरेरा है वो आगे बोलना शुरू करता है। मैंने बोला ड्रामेटिक मोनोलॉग है तो ड्यूक ऑफ फरेरा के ही डायलॉग पूरी थ्रू आउट द पोएम चलेंगे, ठीक है। अब देखिए कि वो क्या बोलता है कि हाँ हो सकता है कि मुझ में इतनी स्किल होती, अपनी बात को कंटिन्यू रखता है कि भाई मुझ में इतनी स्किल होती, मैं रानी को मना कर सकता कि भाई मना हो सकता है, मैं मना कर देता रानी को कि भाई नहीं ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है कि तुम मुझे और सबको बराबर इक्वल सा रिस्पॉन्स देती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है ये। तो हो सकता है इफ़ शी लेट हर सेल्फ भी लेसन्स हो, कि वो एक तरह से क्या कर लेती, अपनी ये सब आते हैं उनको कम कर लेती। और so not plainly set her wits to yours forsooth and made excuse even the then would be some stooping and I choose never to stop। हो सकता है कि वो अपनी इस आदत को बदल लेती, उसे एक लेसन मिल जाता है इस चीज़ से, लेकिन उसकी गलती को बताना ये भी क्या हुआ हो गया, एक तरीके से उसके आगे झुकना हो गया, और झुकना मुझे पसंद नहीं है किसी औरत के आगे, ठीक है, चाहे वो मेरी वाइफ ही क्यों ना हो। तो राजा का एक तरीके से यहाँ पे डोमिनेटिंग नेचर जो है वो हमको दिखता है कि किस तरीके से उसे घमंड था अपनी पावर्स के ऊपर, अपनी डोमिनेटिंग नेचर था कि वो झुकना उसको पसंद नहीं था किसी औरत के आगे। ओ सर शी स्माइल नो डाउट वेन एवर आई पास्ड हर। अब ठीक है, वो मैसेंजर का ध्यान दोबारा उस पेंटिंग की तरफ पॉइंट करता है और बोलता है आगे कि देखो कि वो हंसती है, ठीक है, वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो जब भी मैं उसके आगे से गुजरता हूँ तो वो हमेशा हंसती थी। बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, लेकिन हर कोई इंसान जब उसके आगे से गुजरता था तो उसे यही स्माइल मिलती थी। ऐसा नहीं है कि वो मुझे कुछ अलग स्माइल दे रही हो और आदमियों को कुछ अलग स्माइल दे रही हो, वो इक्वली हम सब आदमियों की तरफ एक जैसा हंसती थी। दिस ग्रू आई गेव कमांड्स, और ये चीज़ आगे बढ़ती गई और इसलिए मैंने क्या कर दिया, अपने जो लोग हैं सैनिक हैं उनको आदेश दे दिया। क्या, देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, मैंने उसको मारने का आदेश दे दिया, किसको, रानी को, ठीक है, और जिससे कि सारी की सारी जो स्माइल्स हैं, हंसियाँ हैं, वो एक बार में रुक जाए।
ठीक है। तो ये चीज़ क्या बताता है, राजा की पॉजिटिव नेचर को, उसकी पावर को, उसकी डोमिनेटिंग नेचर को, किस तरीके अपने कंट्रोल में रखना चाहता था उस रानी को, और उसके मेंटल डिसऑर्डर को, उसकी मेंटल कंडीशन को बताता है ये। देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव। अब दोबारा पोर्ट्रेट की तरफ ध्यान आकर्षित करके बोलता है वो मैसेंजर से कि और आज इसलिए वो यहाँ खड़ी है जैसे कि जीवित हो। विलन प्लीज़, मतलब अब मेरी स्माइल पे क्या है, अब इसकी स्माइल पे मेरा कंट्रोल है। विलन प्लीज़ यू राइज। अब वो दोबारा से बोलता है कि क्या अब आप उठेंगे। वी विल मीट द कंपनी बिलो दैन, कि हम नीचे जाकर जो है और लोगों से भी मिलना है। आई रिपीट द काउंट योर मास्टर्स नोन म्यूनिफिसेंस, कि द काउंट, काउंट कौन, उस मैसेंजर का बॉस, उस मैसेंजर का राजा, उसको बोलता है कि हमें उससे मिलना है जो कि बहुत ज़्यादा अपनी जेनरसिटी के लिए, उदारता के लिए जाना जाता है। इसलिए इज एम्पल वारंट देयर दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइंड फॉर डाउरी विल बी डिसअलाउड। इसलिए मैं एक अच्छी खासी डाउरी, एक दहेज जो है वो उनसे एक्सेप्ट करता हूँ, उनसे होप लगाता हूँ कि वो मुझे अच्छी सी डाउरी देंगे और इसको कभी भी डिसअलाउड नहीं करेंगे। Though his fair daughter's self, as I ought at starting, is my object। ठीक है, हालांकि जो वो अपनी बेटी देंगे वही मेरे लिए काफ़ी है, मुझे कोई शौक इंटरेस्ट नहीं है डाउरीज में, वो जो बेटी देंगे वही सबसे बड़ी चीज़ है जो वो मुझे देंगे। ने वी विल गो टुगेदर डाउन सर। अब ड्यूक ऑफ फरेरा मैसेंजर से बोलता है कि हम रुको, हम साथ साथ जाएंगे नीचे। नोटिस नेपट्यून तो टेमिंग अ सी हॉर्स। अब वो एक नीचे जाते जाते एक नेपट्यून की मूर्ति है, नेपट्यून कौन है, एक रोमन गॉड, ठीक है, उसको दिखाते हैं जिसने क्या किया है, टेमिंग अ सी हॉर्स, एक छोटा सा सी हॉर्स है, घोड़ा है, उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है, पकड़ कर रखा हुआ है। तो उसको नोटिस करो, वो मैसेंजर से कहता है कि उसको नोटिस करो। दो अ रेयरिटी विच क्लॉज ऑफ इंसबर्ग कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी, कि बहुत रेयर पीस है, ये आर्टिस्टिक पीस है जो क्लॉज ऑफ इंसबर्ग ने मुझे क्या किया था, ब्रॉन्ज मेटल में बना के दिया था। ठीक है, यहाँ पे इस पोएम में जो नेपट्यून है वो क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ड्यूक को, राजा को, ठीक है, ड्यूक ऑफ फरेरा। और जबकि सी हॉर्स किसको, उस राजा की कोई भी डचेस, मतलब कोई भी रानी को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरीके से नेपट्यून ने कंट्रोल कर रखा है किसको, उस सी हॉर्स को, उसी तरीके से जो ड्यूक ऑफ फरेरा था वो भी अपनी जो डचेस है, रानी है, उसको कंट्रोल करके रखना चाहता था, अपनी मुट्ठी में बांध कर रखना चाहता था। तो ये जो ये जो मूर्ति है नेपट्यून की सी हॉर्स के साथ, ये जो उस राजा की कंट्रोलिंग पावर है, उसका डोमिनेटिंग नेचर है, पॉजिटिव नेचर है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब इसी के साथ देखिए हमारी पोएम कंप्लीट होती है। अब हम इस पोएम की थीम को देख लेंगे। जो इस पोएम की मेन थीम है वो है जेलसी, हेटर्ड एंड पावर। जेलसी, जो राजा अपनी रानी से रखता था कि वो सब कुछ सेम रेस्पॉन्स देती थी। हेटर्ड, नफरत भी करता था उससे, और अपनी उसके पावर का घमंड भी था कि वो किसी के आगे झुकना उसको पसंद नहीं था। ठीक है, और वो अपनी जो वुमेन थी, अपनी जो औरत, अपनी रानी थी, उसके ऊपर रूल करना चाहता था, उसको कंट्रोल में करके रखना चाहता था। ठीक है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो किसी की तरफ स्माइल करे या फिर किसी को भी उसके जैसा रिस्पॉन्स दे। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको पोएम पसंद आई हो, प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।